अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है और ये स्क्रीन शेयर होगी। ओके, देन हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था के मीन्स क्लस्टरिंग देखी थी और साथ हियरार्किकल क्लस्टरिंग देखी थी ना। तो जिस तरह आपको याद होगा के मीन्स क्लस्टरिंग में ना हमारे पास नंबर ऑफ़ के मेथड, एक तो हमें नंबर ऑफ़ के जो वैल्यू होती थी वो बतानी पड़ती थी कि क्लस्टर्स कितने बनेंगे किसी डेटा सेट में। अब जब तक जैसे जब हाई डायमेंशनल डेटा सेट होगा उसको हम कह लें कि प्लॉट करके तो नहीं दे सकते और बता सकते कि ये कितने किस्म के क्लस्टर्स बनेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने देखी थी वो तो वैल्यू मतलब हमने बिल्कुल सिंपल सी वैल्यूज़ दी थी और एक सिंपल सा डेटा सेट था। इसी तरह जब हमने के की वैल्यू भी इवन डिफाइन करनी होती है तो उसमें सम टाइम ऐसे होता है कि जो एल्बो मेथड होता है वो भी इतना इफेक्टिव नहीं रहता, क्योंकि हमने देखा था कि एल्बो मेथड में के की वैल्यू जिसके बाद के की वैल्यू चेंज होने से इतने ज़्यादा चेंजेस ना आ रहे हों, तो हम कहते थे कि वो के की वैल्यू नंबर ऑफ़ के हम वो सिलेक्ट कर रहे थे। जैसे लास्ट वाली जो हमारी एग्जांपल थी क्लास में उसमें हमने के की वैल्यू 4 सिलेक्ट की थी। क्योंकि 4 के बाद जो जब 5, 6, 7 के नंबर्स बढ़ाने से भी एज़ सच वेरिएशंस नहीं थी आ रही। तो लेकिन सम टाइम हमारे पास एल्बो मेथड अगर हम अप्लाई भी करें तो ऐसे भी हो सकता है कि जिसमें हमारे पास कंटिन्यूअसली इस पॉइंट के बाद अगर हम देखें तो यहीं से ये जो स्टार्ट हो गई के की वैल्यू ये 3, 4 और 5 यहाँ से भी मतलब एज़ सच इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे भी हमें कन्फ्यूज़न हो सकती है कि हम के की वैल्यू कितनी सेलेक्ट करें। इसी तरह अगर के मीन्स क्लस्टरिंग अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास अगर कोई आउटलायर मौजूद हो जाए, तो आउटलायर मौजूद होने की वजह से ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो सेंट्राइड्स थे वही अपनी पोजीशन से हिल जाएँ। जैसे अगर हम देखें इस क्लस्टर में, तो इसका सेंट्राइड हमने देखा था कि क्लस्टर जब के मीन्स क्लस्टरिंग में अप्लाई करता है मॉडल, तो उस टाइम हमारे पास सेंट्राइड इधर सेंटर में आकर के हो जाता है। लेकिन सिर्फ़ एक आउटलायर आने की वजह से इन तीनों के जो सेंट्राइड्स हैं वो अपने-अपने सेंटर से हिल चुके हैं, अपनी जगह प्लेस से उन्होंने जगह चेंज कर ली है। तो इस वजह से के मीन्स की कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो अब ये लिमिटेशन मैं बढ़ा रहा क्यों? क्योंकि आज हमने जो एक नया एल्गोरिदम पढ़ना है वो पढ़ना है डीबी स्कैन एल्गोरिदम। तो अब नया एल्गोरिदम अगर हम पढ़ने जा रहे हैं अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग का, तो पहले सवाल पैदा करें कि आखिर इस की ज़रूरत क्यों पेश आई? मशीन लर्निंग जो इंजीनियर्स थे या डाटा साइंटिस्ट थे उन्होंने क्यों देखा कि हमें कोई और ये एल्गोरिदम इस्तेमाल करना चाहिए, कोई और इससे बेहतर एल्गोरिदम होना चाहिए। इसी तरह सम टाइम अगर हमारे पास कोई डाटा सेट होता है, जिस तरह आप ये देखें नॉन लीनियर डाटा था, इसकी के मीन्स क्लस्टरिंग ने कोई ऐसे बहुत अच्छी क्लस्टर्स नहीं बनाए। तो इसी तरह जो हमारे पास हियरार्किकल क्लस्टरिंग थी उसमें भी अच्छा, ये ऊपर जो अभी मैंने बताया ये समझ आ गए होंगे के मीन्स की लिमिटेशंस। इसके बाद अगर आपको याद है तो हमने ये डेंडोग्राम पढ़े थे हियरार्किकल क्लस्टरिंग के लिए, कि जब हमारे पास, और इसमें देख याद होगा हमने सिर्फ 4 टू 5 पॉइंट्स लिए थे जिनके हमने लिंक्स बनाए थे और शेयर किए थे इधर। तो अब इसमें हमने कहा था कि नंबर ऑफ डेंडोग्राम सॉरी, जब हम ये डेंडोग्राम डायग्राम बनाते हैं इसके बाद हमने इसके देखना होता है कि हम यहाँ पे ना कितने क्लस्टर्स बनाने हैं, वो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। वो सेलेक्ट करने के लिए हमने जो मेथड देखा था उसमें हमने कहा था कि हमने इसकी सबसे जो बड़ी वर्टिकल लाइन होती है वो देखनी होती है। तो लेकिन वो वर्टिकल लाइन ऐसी हो जिस पे कोई दूसरी हॉरिज़ॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट ना कर रही हो। जैसे लेट्स से अगर मैं इसको थोड़ा ज़ूम आउट करूँ, इसमें अब आपको जो सबसे बड़ी वर्टिकल लाइन नज़र आ रही होगी वो ये वाली वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम इसको देखें इस वर्टिकल लाइन को, तो इस वर्टिकल लाइन को ये जो पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस वर्टिकल लाइन को चूज़ नहीं कर सकते। फिर हमने इसके बाद देखना है कि नेक्स्ट कौन-सी वर्टिकल लाइन है जो सबसे बड़ी हो। अगर हम इस लाइन को देखें तो इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है, ये भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। देन उसके बाद इसका मतलब है हम इस लाइन को चूज़ भी नहीं कर सकते। अब हमारे पास एक ही लाइन बचती है वो ये वाली है। यानी कि हमने चूज़ सबसे बड़ी वर्टिकल लाइन करनी होती है, लेकिन वो ऐसी बड़ी वर्टिकल लाइन हो जिसको कोई दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट ना कर रही हो। तो इस वजह से हमारे पास ये वाली भी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते और ये वाली भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब पीछे हमारे पास ये वाली बच जाती है, तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे यूँ कट करते हैं, तो ये अब जो हमारे पास लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करके जा रही है, यहाँ पे कोई और हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है जो इसको इंटरसेक्ट करेगी, लिहाज़ा हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब ये कितने डाटा पॉइंट में से गुज़रेगी, एक है कि जिसका डाटा पॉइंट ये है और दूसरी लाइन जिसको वर्टिकल लाइन को ये कट करती है, दूसरा पॉइंट ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 क्लस्टर्स बना सकते हैं।
लेकिन ये तो अभी सिंपल डायग्राम थी जिसमें हमारे पास 5 पॉइंट्स थे। जब हमारे पास 1000 डेटा पॉइंट्स होंगे उस टाइम में कितने डेंडोग्राम्स बनेंगे और कितने लिंक्स क्रिएट होंगे। देन उसमें से ये वर्टिकल लाइन को ढूँढना और देन उसके बाद क्लस्टर्स को नंबर ऑफ क्लस्टर्स को फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमारे पास फिर उसने हमारी मदद के लिए कह लें कि जो एल्गोरिदम आता होता है डीबी स्कैन एल्गोरिदम की जो एब्रीविएशन है उसके नाम से ज़रा कि डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइस, कि ये नॉइस को भी डिटेक्ट करता है, यानी कि जो आउटलायर्स होंगे उनको भी डिटेक्ट करता है। अच्छा, अब ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है उसको समझने के लिए ये कह लें कि ये इसकी डेंसिटी बेस्ड होता है कि जितने जिस रीजन में डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके वो क्लस्टर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसको समझाने के लिए मैंने इधर 2-3 इमेजेस रखी थी, मैं उनसे ट्राई करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। जैसे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक डाटा सेट था, जो कि ये सारे जो आपको क्रॉस नज़र आए डाटा सेट सारा फैला हुआ था। अब इसमें अगर हम देखें डेंसिटी की बात करें तो अगर हमारे पास एक ही सर्कल हम ये लगाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इस सर्कल पे इसको ज़्यादा डाटा पॉइंट्स एक दूसरे के करीब नज़र आ रहे हैं तो ये डेंस रीजन है। तो इसका मतलब है कि जो डीबी स्कैन एल्गोरिदम होगा वो इस सर्कल में जो आपके पास कह लें कि पॉइंट्स होंगे उनको वो एक क्लस्टर बना देगा। इसी तरह हमारे पास ये भी, इसमें भी हमारे पास डेंस रीजन था और यहाँ पे भी पॉइंट ज़्यादा थे। अब यहाँ पे जो दरमियान में आपको 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि डेंस नहीं था इस सर्कल के अंदर, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं सरपस रीजन है, या जहाँ पे कह लें कि कम डेंसिटी में डाटा मौजूद था। तो ये हमारे पास नॉइस भी हो सकता है और इस तरह से। लेकिन अब बात ये है कि हमारे पास वो डिसाइड कैसे करता है कि मैंने कितना बड़ा सर्कल चूज़ करना है और हमारे पास कितने मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हो तो हम एक क्लस्टर बना सकते हैं। तो ये बेसिकली जिस तरह हम नंबर ऑफ के सेलेक्ट करते थे या नंबर ऑफ के की वैल्यू देते थे, के मीन्स में डीबी स्कैन में हमारे पास 2 हाइपर पैरामीटर होते हैं, एक को हम मिनिमम कहते हैं और एक को एप्सिलॉन कहते हैं। ये नीचे आपको अगर मैं कोड में दिखा दूँ, तो ये देखिए मिनिमम सैंपल्स कितने होने चाहिए और दूसरी एप्सिलॉन की हम वैल्यू उसको देते हैं डीबी स्कैन। तो अब ये मिनिमम वैल्यू क्या है और एप्सिलॉन वैल्यू क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या हो रहा होता है भला, मिनिमम सैंपल्स 3 की वैल्यू जो मैंने इधर रखी है, ये बता रहा है कि आप ये एक पॉइंट लेट्स से ना, ये जो हमारे पास ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को देखेगा और देखेगा इस पॉइंट के गिर्द एक एप्सिलॉन का मतलब होता है कि हमारे पास जो है 1 यूनिट का सर्कल लगा लेगा। अब 1 यूनिट से मुराद क्या है, यहाँ पे 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे डाटा सेट के ऊपर। तो हमने इधर सिंपली 1 यूनिट की वैल्यू सेट कर दी। तो 1 यूनिट का मतलब है कि इस सर्कल इस जो हमारे पास कह लें कि जो क्रॉस है ये मैंने लगाया डाटा पॉइंट है, इसके गिर्द वो 1 यूनिट का सर्कल ये ड्रॉ कर लेगा। जब वो सर्कल ड्रॉ करेगा फिर वो उस सर्कल के अंदर देखेगा क्या इस सर्कल के अंदर मिनिमम 3 और पॉइंट्स मौजूद हैं। जैसे इस सर्कल के अंदर हम देखें तो 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4 पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि वो क्या करेगा, इन चारों पॉइंट को मिला के एक क्लस्टर बना सकता है, क्योंकि हमने मिनिमम सैंपल्स की वैल्यू क्या सेट की थी, 3 सेट की थी। इसी तरह अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक और डाटा पॉइंट है क्रॉस, तो इस पॉइंट के गिर्द तुम देखो 1 यूनिट का सर्कल ड्रा करो और उस यूनिट के सर्कल के अंदर देखो क्या तुम्हारे पास 3 डाटा पॉइंट्स मिनिमम आ रहे हैं। तो अब अगर इस सर्कल के अंदर देखें तो ये 1 डाटा पॉइंट आ रहा है और ये 2 डाटा पॉइंट्स आ रहे हैं। ये अब कह लें कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो वन नोट पे मैंने ट्राई किया था समझाने के लिए, मैंने कहा ये पीछे सेव कर लूँ। तो ये क्रॉस तो ये ज़्यादा नीचे हो गया और सर्कल यहाँ से ज़्यादा ऊपर चला गया। तो ये डाटा पॉइंट बेसिकली इस सर्कल में मौजूद है, इस सर्कल का हिस्सा नहीं है। तो इस सर्कल में अगर हम देखें तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों का ये क्लस्टर नहीं बन सकता। तो लिहाजा हमारे पास जो ये वाला डाटा पॉइंट होगा ये अलहदा से यहाँ पे मौजूद रहेगा और ये क्लस्टर में शामिल नहीं हो सकता। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि 2 हाइपर पैरामीटर जो इसकी वैल्यूज़ देते हैं हम, वो कैसे देते हैं कि मिनिमम पॉइंट से उसकी वैल्यू दे देते हैं 3, जैसे लेट्स से हमने रखी, और दूसरा एप्सिलॉन से मुराद है कि हर डाटा पॉइंट जिसके गिर्द वो क्लस्टर देख बनाने की कोशिश करेगा, वहाँ पे क्या करेगा, उसके उस सर्कल में 1 एप्सिलॉन जो यूनिट हमने रखा है, हम 2 वैल्यू 3 भी रख सकते हैं उसकी। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास डाटा सेट कैसा है। तो जब वो सर्कल लगाया कि सर्कल के अंदर मिनिमम सैंपल्स की जो वैल्यू है अगर हमने 3 सेट की हो, जिसका मतलब है कि उस सर्कल के अंदर 3 मिनिमम सैंपल्स मौजूद होने चाहिए। अगर 3 होंगे तभी वो क्लस्टर का हिस्सा बनेंगे, अगर 3 नहीं है तो वो क्लस्टर नहीं बन पाएगा। डीबी स्कैन को मज़ीद अंडरस्टैंड के लिए कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हैं या डाटा पॉइंट्स के नाम हैं जो कंसेप्ट हैं,
जो क्लियर होना चाहिए जिससे आपको समझने में आसानी होगी। वो हमारे पास होता है एक कोर पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट और नॉइज़। अगर तो आपको एप्सिलॉन की और मिनिमम की समझ आ गई है तो देन हमारे पास क्या होगा, फिर हम देखते हैं कोर पॉइंट की, तब आपको समझ आएगी और इसी तरह बॉर्डर की भी और नॉइज़ की। अब अगर हम देखें तो हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट के गिर्द एक एप्सिलॉन 1 यूनिट का सर्कल लगा लिया। इसी तरह हमने इस पॉइंट के गिर्द भी एक ये सर्कल लगा लिया। इसी तरह हमारे पास ये एक पॉइंट था, इसके गिर्द भी हमने एक यूनिट का सर्कल लगा लिया। अब ये जो सर्कल लगेंगे ये सेम बराबर यूनिट के लगते हैं, जो एप्सिलॉन यानी ई की वैल्यू जो हमने सेट की हुई है, तो वही ई की वैल्यू के एग्जैक्टली बराबर ये सारे सर्कल्स लगेंगे हर पॉइंट के गिर्द। अब हमारे पास क्या हो रहा होगा कि हर पॉइंट के गिर्द हमने सर्कल तो ड्रॉ कर दिए, लेकिन अब इस पॉइंट को हमने कोर पॉइंट किया और इस पॉइंट को हमने बॉर्डर पॉइंट किया और इस पॉइंट को हमने नॉइज़ पॉइंट किया। सबसे पहले हम कोर पॉइंट को समझते हैं। कोर पॉइंट ये कहता है कि हमारे पास ऐसा पॉइंट जिसके गिर्द हमने सर्कल बनाया और सर्कल बनाने के बाद उस सर्कल के अंदर उसके जो ये नेबरहुड रीजन है उसमें हमारे पास जो मिनिमम सैंपल्स के जैसे थ्रेशोल्ड जो हमने मिनिमम सैंपल्स का सेट किया था वो था 3 ऊपर वाली एग्जांपल में। इसमें इसमें हम कहते हैं जो हमारे पास मिनिमम जो थ्रेशोल्ड था वो हमारे पास है 5। तो जब हमारे पास मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है वो 5 हो तो हमारे पास ऐसा पॉइंट जिसके गिर्द हमने सर्कल लगाया था उसके अंदर भी मिनिमम सैंपल्स के बराबर पॉइंट्स हों या उससे ज़्यादा हों, तो वो जो पॉइंट होता है वो हमारे पास कोर पॉइंट हो जाता है। यानी कि अगर हम देखें इसके गिर्द हमने सर्कल लगाया था ना, इस पॉइंट जिसको हमने कोर पॉइंट मेंशन किया, इस सर्कल के अंदर 1 2 3 4 और 5 यानी कि 5 पॉइंट मौजूद हैं। और इस डाटा सेट के लिए हमने कहा कि जो मिनिमम सैंपल्स की वैल्यू है वो भी क्या है, 5 है। तो अगर मिनिमम सैंपल्स की वैल्यू 5 है और इस सर्कल के अंदर जिस पॉइंट के गिर्द हमने सर्कल लगाया इसके अंदर भी जो हमारे पास डाटा पॉइंट्स ये 5 है, 5 या 5 से ज़्यादा हों, तो जिस पॉइंट के गिर्द हम सर्कल लगाते हैं वो पॉइंट हमारे पास कोर पॉइंट कहलाता है। इसी तरह हमारे पास ऐसा पॉइंट जिसे कि हमने सर्कल लगाया है और उसके जो नेबरहुड में जो डाटा पॉइंट्स हैं वो मिनिमम सैंपल से कम हो तो उस पॉइंट को हम बॉर्डर पॉइंट कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर इस के जब मैंने ये वाला सर्कल ड्रॉ किया सेकंड नंबर वाला, तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास 1 2 और 3 यानी कि 3 पॉइंट मौजूद हैं जो कि मिनिमम सैंपल से क्या कम है। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बॉर्डर पॉइंट है, कोर पॉइंट नहीं होगा। क्योंकि कोर पॉइंट हमने कहा कि ऐसा पॉइंट है जिसके कि सर्कल ड्रॉ करें और ड्रॉ करने के बाद उसके हम अंदर देखें कि उसके नेबरहुड में कितने डाटा पॉइंट्स बच रहे हैं या उसके साथ हैं, तो वो उसकी वैल्यू मिनिमम सैंपल्स की या तो बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। तो मिनिमम सैंपल्स की वैल्यू हमने कहा कि इस डायग्राम के लिए या इस डाटा सेट के लिए 5 थी, तो लिहाजा हमारे पास क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 पॉइंट्स थे, तो हमने कहा कि ये पॉइंट हमारे पास कोर पॉइंट बन। अब आते हैं हम नॉइस की तरफ। नॉइस में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हमारे पास हम कहते हैं कि ऐसा पॉइंट जिसके गिर्द हमने सर्कल ड्रॉ किया और उसके अंदर जो मिनिमम सैंपल्स थे उतने पॉइंट्स ही मौजूद नहीं थे और उनका मतलब कह लें कि क्लस्टर नहीं बना। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे क्योंकि मिनिमम सैंपल की वैल्यू हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे क्या थी 3 थी, इसीलिए इसकी सॉरी मैं आगे 5 मिनिमम सैंपल्स की इसके लिए कंसीडर कर रही थी। मिनिमम सैंपल की हमारे पास 3 थी, इस वजह से हमारे पास ये भी क्लस्टर बन रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, नॉइस यानी कि इन पॉइंट्स को एज अ नॉइस कंसीडर करेगा, यानी कि जिसमें हमारे पास मिनिमम सैंपल्स की वैल्यू भी पूरी नहीं हो रही। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ आ रही है? देन हम इसको कोड करते हैं और डीबी स्कैन को समझने की कोशिश करते हैं। ये हाइपर पैरामीटर्स वगैरह, ये नॉइस बॉर्डर, ये समझ आ रही है? ओके, मैं एक दफ़ा ना दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हमारे पास ना ये डाटा सेट है, इसमें हमारे पास ये सारे के डाटा पॉइंट्स थे। इन डाटा पॉइंट्स में हमने कहा कि डीबी स्कैन में हमने 2 वैल्यूज़ देनी होती है। एक होती है एप्सिलॉन की जिसने सर्कल ड्रा करना होता है और एक हमारे पास मिनिमम सैंपल्स वैल्यू होती है कि उस सर्कल के अंदर मिनिमम कितने सैंपल्स हों तो उसको वो क्लस्टर करेगा और अगर उससे कम हो तो फिर क्लस्टर नहीं करेगा। तो हमने कहा कि एप्सिलॉन की वैल्यू जो सर्कल की वैल्यू है वो क्या है 1 है। तो हमने कहा कि इस पॉइंट को अगर मैं लेट से लेता हूँ तो इसके गिर्द मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया 1 यूनिट का। जब 1 यूनिट का सर्कल ड्रॉ किया तो इसके अंदर मैंने डाटा पॉइंट्स देखने हैं कि वो डाटा पॉइंट्स कितने हैं। तो मैंने मिनिमम कितनी वैल्यू रखी थी 3 और इस सर्कल के अंदर 1 2 3 और 4 यानी कि 4 डाटा पॉइंट्स आए हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम से ज़्यादा है, तो लिहाजा ये एक क्लस्टर बन सकता है। इसी तरह मैंने जब इस पॉइंट के गिर्द सर्कल ड्रॉ किया है, तो हमारे पास 1 यूनिट सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैंने देखा कि इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ 2 डाटा पॉइंट्स मौजूद हैं, यानी कि जो मिनिमम सैंपल हमने 3 रखी थी वैल्यू उससे भी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डाटा पॉइंट है ये इस क्लस्टर में नहीं आ सकते। ये डाटा पॉइंट इस क्लस्टर में तो शामिल हो सकता है, लेकिन ये डाटा पॉइंट इस क्लस्टर में शामिल नहीं होगा, लिहाजा ये अलहदा पड़ा रहेगा, यानी कि ये एज अ आउटलायर मौजूद रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट मैंने कहा कि डीबी स्कैन में जो मज़ीद चीज़ें हमें इसमें ज़रूरत होती है, जिसमें हम देखते हैं क्लस्टर कैसे बन रहे होते हैं, उसमें डाटा पॉइंट्स के क्या नाम होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है कोर पॉइंट, एक को हम बॉर्डर पॉइंट कहते हैं और एक को नाइस पॉइंट कहते हैं। अब कोर पॉइंट हमारे पास कौन-सा आता है? हमने कहा कि ई की वैल्यू हम रखते हैं, जैसे ई की वैल्यू मैंने कहा कि 1 है, तो अब इस पॉइंट के गिर्द हमने ये क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल ड्रा करने के बाद हमने देखना है कि उसके नेबरहुड में, यानी कि इस पॉइंट के जो सर्कल है, ये जो हमने सर्कल ड्रा किया है, इस सर्कल के अंदर हमारे पास कितने मज़ीद डाटा पॉइंट्स हैं। अगर जो मज़ीद डाटा पॉइंट्स हैं जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, अगर ये जो मज़ीद डाटा पॉइंट्स है ये मिनिमम जो सैंपल जैसे हमने हमारे केस में 3 था, तो 3 या 3 से ज़्यादा हो इसके नेबरहुड में, तो हम कहते हैं कि जो पॉइंट जिसके गिर्द हमने ये 1 यूनिट का सर्कल ड्रा किया है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बन गए, कोर पॉइंट है। इसी तरह हमारे पास एक और पॉइंट था, इस पॉइंट के गिर्द अगर हम सर्कल ड्रा करते हैं, अब इसके गिर्द हमारे पास क्या हुआ कि जो नेबरहुड में पॉइंट्स है वो मिनिमम से कम थे या उसकी वैल्यू से ज़्यादा नहीं थी, तो फिर उसके मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो पॉइंट कोर नहीं है बल्कि बॉर्डर पॉइंट रहेगा। इसी तरह नाइस पॉइंट ऐसे पॉइंट है कि जिसके गिर्द हमने सर्कल ड्रा किया और उसकी जो वैल्यू थी वो हमारे पास मिनिमम पॉइंट से, जो सैंपल्स हमने रखे थे 3, उससे भी हमारे पास कम हो गई है, यानी कि कम रही है। तो इसका मतलब है कि ये किसी क्लस्टर में शामिल नहीं हो सकते, तो ये आ जाइए नाइस पॉइंट। होप से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। या मज़ीद इसको एक एग्जांपल से हम देखते हैं, जैसे मैंने एसक्यूएल आपको पता है हमारी चीज़ों को आसान कर देता है, तो टीपी स्कैन को मैंने इंपोर्ट किया, इसी तरह नमपाई को इंपोर्ट किया, इसी तरह ग्राफ ड्रा करने के लिए मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट कर लिया। मैंने एक डाटा सेट ले लिया जिसकी मैंने मुख्तलिफ वैल्यू सेट कर, जैसे 1 2 2 2, ये देखें हमारे पास डाटा सेट आ रहा है 1 2 2 2, यहाँ पे आगे मज़ीद वैल्यूज़ हैं, इनको मैंने स्कैटर प्लॉट के थ्रू यहाँ पे कहने के विजुलाइज भी कर लिया। तो अब ये जो डाटा सेट बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा है, और इसको अगर हम देखने से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि एक क्लस्टर इधर बन रहा होगा और एक इधर बन रहा होगा और ये आउटलायर होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको ट्रेन करते हैं। ये देखिए अब एप्सिलॉन की वैल्यू हमने 5 सेट कर दी। 5 से मुराद है कि इस पॉइंट अगर वो लेता है तो 5 जितना बड़ा यहाँ पे कहने के सर्कल ड्रॉ कर देगा, और उसके अंदर मिनिमम सैंपल हमने 2 रख दिए। तो यानी कि अगर तुम्हें 2 भी डाटा पॉइंट्स मिलते हैं तो तुमने करना है वहाँ पे एक क्लस्टर बना देना। फिर हमने अपने मॉडल को वही डॉट फिट के फंक्शन से एक्स पे जो हमारे पास डाटा सेट है एक्स, इस पे हमने क्या कर लिया, ट्रेन कर लिया। और देन हमने डी बी डॉट लेबल्स देख लिया कि उसने उसको क्या लेबल्स दिए हैं। लेबल से यहाँ पे हमारे पास मुराद होगा कि हमारे पास जो लेट्स से अगर ये एक क्लस्टर इसको कह रहा है, देखें इन तीनों को हमारे पास सेम वैल्यूज दे देगा, यानी कि 0 0 वैल्यू असाइन कर देगा। अब ये दूसरा क्लस्टर बना रहा है तो इसको 1 1, और अगर हमारे पास लेबल्स की वैल्यू माइनस में आ जाए तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास क्या आउटलायर है। तो यहाँ पे या इस तरह से करते हैं हम कि एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। अब देखें 10 करने से क्या होगा कि हमारे पास सर्कल बड़ा हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास 10 की वैल्यू यहाँ पे थी, यानी कि अब इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखें हमारे पास मिनिमम सैंपल्स हमने 2 रखे थे, तो अब इस भरे सर्कल के अंदर मिनिमम सैंपल से तो ज़्यादा वैल्यूज़ मौजूद थी। इस वजह से इसने क्या किया, इन सबको एक क्लस्टर में रख दिया। इन सब की वैल्यू अब क्या देखें, चारों की 0 वैल्यू आई है, पाँचों की, और सिर्फ एक को इसने बाहर रखा जिसको उस वैल्यू उसने माइनस में रखी, वो क्या है, आउटलायर था जो हमारे पास। यहाँ से होप सो अभी आउट क्लियर हो गया किस तरह वो सर्कल को हम कम या ज़्यादा करने से क्लस्टर्स की वैल्यूज़ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं। ये देखिए कि जब मैंने 5 रखा है तो इसका मतलब सर्कल की हद यहाँ तक है, तो अब इसके अंदर तो मिनिमम सैंपल अकॉर्डिंग टू है, तो लिहाजा एक क्लस्टर तो बन जाएगा, दूसरा सर्कल इधर ड्रॉ करेगा, तो दूसरे क्लस्टर की वैल्यू इसने 1 1 रख दी। इसी तरह अगर हम मिनिमम सैंपल्स की वैल्यू चेंज करें तो वो भी क्या हो जाएगा,
उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ों को चेंज करेगा। जैसे अगर मैं मिनिमम सैंपल्स 3 रख दूँ, अब देखें हमारे पास क्या आता है। अब अगर हम देखें तो मिनिमम सैंपल्स हमने क्या रखे 3, तो 3 हमारे पास 3 डॉट्स तो खाली इधर ही थे ना 5 के रेडियस के अंदर। तो इसका मतलब है ये तो एक क्लस्टर बन गया, इसने इसको 0 0 लिख दिया। लेकिन बाकी जो 2 ये डॉट्स थे और ये जो एक डॉट था, ये क्योंकि दोनों मिनिमम सैंपल्स की कैटेगरी में नहीं आए, यानी कि हमारे पास नॉइस बन गया ना। तो इसका मतलब है इसने इसकी वैल्यू रख दी -1 रख दी इन तीनों पॉइंट्स की। तो ये चीज़ समझ आ गई? अभी थोड़ा क्लियर हुआ है कि हमारे पास किस तरह से सर्कल का रेडियस चेंज करने से और मिनिमम जो सैंपल्स हैं उनकी वैल्यू चेंज करने से हमारे पास किस तरह क्लस्टर्स की वैल्यू चेंज होती है और किस तरह ईज़िली हम नॉइज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं। सही हो गया। अच्छा देन नेक्स्ट हमने इस तरह से किया जिस तरह हम वो सर्कल्स का डाटा सेट लेते होते हैं, वो हमने एक डाटा सेट लिया, उस पे हमने इसको डीपी स्कैन को अप्लाई किया और यहाँ पे हमने एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 रखी। इसी तरह मिनिमम सैंपल्स हमने 5 दिए। अब देखें उसमें हमारे पास डाटा सेट को उसने किस तरह से क्लस्टर किया। अब आप देखें या सोचें या कहने के अपने जो पिछले सारा सबक हमने पढ़ा था उसको अगर हम रिवाइज़ करें के मीन्स क्लस्टरिंग में, के मीन्स क्लस्टरिंग को स्पेशली, तो अब क्या ऐसे डाटा सेट को के मीन्स क्लस्टरिंग ईज़िली क्लस्टर कर सकते हैं? क्योंकि आप ये देखें डाटा सेट किस तरह से सर्कल्स में फैला हुआ है और ये नॉन लीनियर डाटा सेट है। और इसके बरक्स डीपी स्कैन के लिए क्या था, आसान था कि उसने डेंसिटी बेस्ड की वजह से ईज़िली उसको क्लस्टर में ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। तो अब ये जो मैं अभी आपको सारे एप्सिलॉन में बताते हैं सारी जगह पे होते हैं, यानी कि इस पॉइंट के गिर्द वो देखेगा एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1, फिर उसके अंदर मिनिमम सैंपल को क्रिएट करेगा, देखेगा कि वो इसमें आता है तो उसको अपने क्लस्टर में शामिल करता जाता है करता जाता है करता जाता है। तो इस तरह से वो सारे इसमें शामिल होते जाते हैं। जहाँ पे उसको कहने के लगता है कि ये अगला पॉइंट मेरे में शामिल नहीं है, वहाँ से वो उसको छोड़ देता है और वो नाइस में कंसीडर हो जाता है। अच्छा, अब ये हमने डीबी स्कैन करा, डीबी स्कैन आपके सामने है कितने अच्छे से वो परफ़ॉर्म करता है और हमें इसमें कोई वैल्यूज़ एज़ सच प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है और जो हाइपर पैरामीटर की भी जो 2 वैल्यूज़ हमने देनी है, वो भी हम कहने के उनकी वैल्यूज़ देख के ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, विजुअलाइज़ कर सकते हैं किस तरह से हमारे क्लस्टर्स चेंज हो रहे हैं। लेकिन अब डीबी स्कैन की भी एक लिमिटेशन है। अब डीबी स्कैन की एक लिमिटेशन है, वो ये है कि हमारे पास जो डीबी स्कैन है, ये बहुत अच्छे तरीके से क्लस्टर्स तो बना देता है, उसके बाद जो नॉइज़ या आउटलायर्स हैं उनकी डिटेक्शन में भी मदद देता है, यानी कि एनोमली डिटेक्शन में भी ये काम आ सकता है। लेकिन ये नए पॉइंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, यानी में इसमें डॉट प्रिडिक्ट का फंक्शन अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगर इसमें डॉट प्रिडिक्ट का फंक्शन अगर इसने अप्लाई करना है तो इसको सारी कैलकुलेशंस दोबारा करनी पड़ेंगी और फिर दोबारा। अब यहाँ पे तो डाटा सेट हमने स्मॉल लिया है इसलिए जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस हो रही हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब लाखों के तादाद में डाटा पॉइंट्स होंगे वहाँ पे फिर ये काम करना मुश्किल हो जाता है और एक्सपेंसिव भी होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन वगैरह सारी होगी। तो इस वजह से हम ये करते हैं डाटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के, वो डीबी स्कैन के थ्रू डाटा सेट को विजुलाइज करके क्लस्टर्स उसके देख लेते हैं। देन हम के मीन्स पे के की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। लेट्स से कि डीबी स्कैन ने हमारे पास 2 क्लस्टर्स बनाए हैं, तो कहना है कि हम फिर के मीन्स में के की वैल्यू 2 रख सकते हैं, क्योंकि के मीन्स हमें डॉट प्रिडिक्ट की अवेलेबिलिटी देता है। और दूसरी तरह इसी तरह हमारे पास जो डीबी स्कैन है वो कहने के क्लस्टर बनाने में हेल्पफुल है, लेकिन हर एक मॉडल की अपनी अपनी कोई ना कोई लिमिटेशन होती हैं और बेस्ट यूज़ केसेस होते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि हम ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पर हैं, इसमें जो अगला हमारे पास कहने के मज़ेदार किस्म का एक एल्गोरिदम है वो है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी हम इसको कहते हैं। इसमें हमारे पास कहने के ये लेट्स से एक ना डाटा सेट था। ये डाटा सेट के में प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में क्या हो रहा होता है कि ये इसके ना कहने के वेक्टर कंपोनेंट्स इसमें ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि कौन-सा वेक्टर था जिसने सबसे ज़्यादा डाटा की वेरिएंस को अपने पास रखा है। वेरिएंस से यहाँ पे हमारे पास मुराद है कि डाटा की मतलब मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है उसको इसने सँभाल के रखा है। अच्छा, अब इसकी ना मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं कि जिस तरह हमारे पास इमेज होती है, इमेज के मैक्सिमम टाइम पे जो साइड यानी कि बिल्कुल जो बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पे ना कहने के वाइट पिक्सेल्स होते हैं। वाइट पिक्सेल्स तो ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे होते ना हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन वाइट पिक्सेल्स को क्रॉप कर सकते हैं, इज़िली रिमूव
कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास वो फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है इमेज के केस में। तो पीसीए क्या करेगा, पीसीए जब हम उस पे परफॉर्म करेंगे इमेज की पे, तो वो उसमें देखेगा कि ये फीचर्स एज सच इंफॉर्मेशन नहीं रखते डाटा के मुतलिक, तो उनको आइजन वैल्यूज़ जो होंगी वो कम करेगा। अब आइजन वैल्यूज़ से मुराद क्या है, हमारे पास लेट्स से जिस तरह C1 है, ये एक वेक्टर है, आइजन वेक्टर है, तो इसके साथ जो वैल्यू एसोसिएट होगी उसको हम आइजन वैल्यू कहते हैं। तो जिस जिस फीचर की कह लें कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू होगी, आइजन वैल्यू होगी, जिससे आइजन फैक्टर की, इसका मतलब है कि वो फीचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम रखेंगे। और जिन आइजन वेक्टर्स के साथ आइजन वैल्यूज लो होंगी, सब मतलब कि वो फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। इसी तरह पिक्चर में अगर हम देखें तो हमारे पास क्योंकि बेशुमार पिक्सेल्स होते हैं, तो अब जो बिल्कुल एक दूसरे के नेबरिंग पिक्सेल्स होंगे, जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए पिक्सेल्स होंगे, जैसे कि रेड कलर है, अगर हमारे पास ये इमेज में हमारे पास रेड कलर आ रहा था, तो रेड कलर जहाँ पे दोनों एक जगह पे मौजूद हैं गड्ढे बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वहाँ पे भी उन दो पिक्सेल्स को जगह एक पिक्सल रख सकते हैं। वो कैसे, भला कि अगर हम दोनों पिक्सेल्स का मीन ले लें, तो हमारे पास रहेगा तो कलर उसका रेड ही ना। तो हमारे पास इस तरह फीचर, दो फीचर की जगह एक फीचर करने से हमारे पास उसकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन भी इमेज की सेव रही, और हमने फीचर्स को भी रिड्यूस कर लिया। तो अब पीसीए सारा काम ऑटोमेटिक करता है जब हम उसको कोई डाटा सेट प्रोवाइड करते हैं और उनकी चीज़ों को देखते हैं। अब इस इमेज को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये जो सॉलिड लाइन है, इस सॉलिड लाइन में अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास यहाँ से जा रही थी, ये बेसिकली मुख्तलिफ ना सॉलिड लाइन कहने के वेक्टर्स क्रिएट करता है, और फिर उन वेक्टर्स में देखता है जिस वेक्टर के सबसे ज़्यादा वैल्यू एसोसिएट हो, वो कहता है कि यहाँ से ठीक है, ये फीचर्स हमें रखने चाहिए। तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास ये प्रोजेक्शन जो बना है इसमें C1 का, तो हमारे पास जो सॉलिड लाइन है इसमें सबसे ज़्यादा डाटा की वैल्यू जो है उसको अपने पास रखने के वैल्यू इसके साथ सबसे ज़्यादा एसोसिएट है। तो इसी तरह अगर हम बाकी दो डैश लाइन को देखें तो इनमें हमारे पास इसमें फिर थोड़ा चलें डाटा थोड़ा मौजूद था, लेकिन इस वाली में बिल्कुल कम डाटा मौजूद है, यानी कि कम डाटा एसोसिएट हुआ। तो इस तरह हमारे पास जो पीसीए बनता है बेसिकली प्रिंसिपल कंपोनेंट बनता है, हमारे पास उसमें डाटा की बैलेंस भी मौजूद होती है, साथ उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं डाटा की। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस होते हैं। अब जो पीसीए का एल्गोरिदम है, इसको अप्लाई करने के दो तीन मेथड्स हैं, सॉरी दो तीन मेथड बता रहा हूँ, उसके स्टेप्स हैं, दो तीन स्टेप्स हैं। अच्छा, जिस तरह हमने देखा था कि हमारे पास पहले जो एल्गोरिदम था एक गालबन के मीन्स था या के एन था, जिसको जब हमने स्टैंडर्ड करके डाटा दिया था तो उसने बेहतर परफॉर्मेंस दी थी, यानी कि उसकी जो एक्यूरेसी थी वो अच्छी हो गई थी, परफॉर्मेंस अच्छी हो गई थी। तो इसी तरह जो पीसी है वो काम ही तब अच्छा करता है जब हम डाटा स्टैंडर्डाइज करके उसको देते हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है, डाटा को स्टैंडर्डाइज करना है। वो आपको पता है कि एसक्यूएल ने भी आसानी की थी, हमारे पास स्टैंडर्ड स्केलर का फंक्शन मौजूद होता है, उसके थ्रू हम डाटा को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। जो दूसरी चीज़ होती है उसमें हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना होता है। जो हमने डाटा को स्टैंडर्डाइज किया है उसके बाद हमने उसी कोवेरियंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना होता है। इस तरह हमें पता चल जाता है कि उस मैट्रिक्स में जो है जो वेरिएबल्स मौजूद हैं उनके साथ हर दूसरे वेरिएबल का जो कहने की कितना एक रिलेशनशिप मौजूद है, कितना एक रिलेट करते हैं। और तीसरी वही चीज़ है जो मैं ऊपर आपको बता रहा था कि आइजन वेक्टर्स और आइजन वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं। जब हम वो कैलकुलेट करते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स की, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जिस आइजन वेक्टर की कह लें कि आइजन वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, इसका मतलब वो उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही? ओके, देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम वो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को उसकी बेस पे चूज़ कर लेते हैं, जो हाईएस्ट आइजन वैल्यूज़ होती हैं उसकी बेस के ऊपर, और हम उसमें उसकी वैल्यूज़ सेट कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास क्या होगा कि जो ओरिजिनल डाटा जो कि मतलब 80 प्लस डायमेंशंस में, यानी कि 80 प्लस फीचर्स उसके साथ थे, या 100 प्लस 500 प्लस फीचर्स थे, उनमें से वो रिड्यूस होके हमारे पास मिनिमम फीचर्स को चूज़ कर लेते हैं। क्योंकि पीसीए को मेनली जो हम कहने के यूज़ करते हैं वो फीचर्स की रिडक्शन के लिए ही यूज़ करते हैं। तो फाइनल जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं कि इसको ओरिजिनल डाटा को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं लो डायमेंशनल स्पेस में। लो डायमेंशनल से यही मुराद है कि हमारे पास अब पहले अगर 80 प्लस फीचर्स है तो अभी हो जाते हैं 40 फीचर्स रिमेन बचे।
अच्छा, उसी तरह हमने पांडास की लाइब्रेरी इंपोर्ट की, फिर डेटा सेट्स की, फिर पीसीए, फिर स्टैंडर्ड स्केलर और फिर मैटप्लॉट्लिब को पी एज़ अ पीएलटी। अच्छा, उसके बाद हमने आइरिस के डाटा सेट को लोड किया, इससे आप फ़ैमिलियर हैं ऑलरेडी। ये उसी तरह उसके फीचर्स के नेम और टारगेट में हमने जो स्पीशी होती है हमारे पास। देन हमने डाटा को क्या किया, स्टैंडर्डाइज़ किया, फिर उसके बाद स्केल किया, सॉरी यहाँ पे स्केलर का फंक्शन कॉल किया, देन हमने उस डाटा सेट को स्केल कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एन कंपोनेंट्स, इसमें जो हाइपर पैरामीटर होता है हमारे पास पीसीए का, वो होते हैं एन कंपोनेंट्स के, हमने कितने कंपोनेंट्स में इसको ना इतना लोड करना है। तो अब हमें याद होगा कि जो आइरिस का डाटा सेट था उसमें तो भाई 4 फीचर्स थे ना, तो इसलिए हमने एन कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दी। नहीं तो हम वैसे एन कंपोनेंट की वैल्यू नीचे मैं आपको बताता हूँ कि हम कैलकुलेट भी किस तरह से कर सकते हैं कि कितने हम मिनिमम एन कंपोनेंट की वैल्यू सेट करें। देन हमने इसको विजुलाइज़ किया, तो अगर हम देखें तो उस 2 फीचर्स की बेस पे भी आइरिस के डाटा सेट को उसने अच्छी तरीके से क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन उसकी कर दी है। 3 डिफरेंट, आपको याद होगा गायरन, सेटोसा, वर्सिकुलर बेस, जिनका 3 टाइप के फ्लावर्स थे हमारे पास, तीनों की उसने अलग-अलग ये ग्रुपिंग करके बता दी, और ये सिर्फ़ 2 कंपोनेंट्स को लेके, यानी कि 2 फीचर्स को लेके। तो अब हमने बात क्या आती है, सवाल ये होता है कि अब हमें तो आइरिस डाटा सेट में चले पता था कि हाई 4 फिक्स हैं, तो हमने कहा 2 रिड्यूस कर दें, 2 की बेस पे हमने देखा कि रिजल्ट अच्छे आ गए। लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि हमने कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या कितने राइट नंबर ऑफ डायमेंशंस में हमने इसको रिड्यूस करना है, 2 या 3 या कितने ज़्यादा। तो उसके लिए हमारे पास ये होता है कि हम क्या करते हैं, इसके मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशन जो रिक्वायर्ड होती हैं वो उसको डाटा को प्रिजर्व करें 95% तक, जो इन्फॉर्मेशन है ट्रेनिंग डाटा सेट की, उसको प्रिजर्व करें वेरिएंट्स को, तो वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वो वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, हमने क्या किया, पीसीए का कॉल किया, मॉडल उसमें एक्स को फिट कराया, उसके बाद हमारे पास कैन कम्युलेटिव वेरिएंस जो हम उसको सम करते हैं, उसके लिए हमारे पास डॉट एक्सप्लेंट वेरिएंस रेशियो का क्लास होती है, या कहने के किस्म की मैट्रिक्स होती है जो उसको देखती है कि कितनी वेरिएंस हमारे पास, जो ये कंपोनेंट्स हैं, ये कितनी वेरिएंस हमारे पास क्या कर रहे होंगे, रिजर्व कर रहे होंगे। फिर हम इस पे अब ये वैल्यू जो है हमारे पास स्टोर होने के बाद, इसमें कम सम जो हमने वेरिएबल दिया है, जो कम्युनेटिव के सम का, कह लें कि हमने शॉर्टकट नाम रख लिया वेरिएबल का, क्योंकि हमने पता था कि वेरिएबल्स के हम मीनिंगफुल नेम रखते हैं। तो हमने क्या किया, फिर इस पे हमने कंडीशन लगा दी कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.95, यानी कि 95% से क्या हो, ग्रेटर हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर वो वैल्यूज़ रखते हैं, तो तब तुम क्या करो, हमारे पास उतने कंपोनेंट्स को चूज़ कर लो, तो हमारे पास वो वैल्यू डी में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। अगर हम उसको फिर प्रिंट करते हैं तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट नीडेड टू एक्सप्लेन एट लीस्ट 95% वैल्यूज़, वो कितने आ गए, 2 आ गए। यानी कि हमारे पास आइरिस के डाटा सेट के केस में, अगर हमने 95% तक डाटा की इंफॉर्मेशन को सेव रखना है, तो उस टाइम जो हमारे पास एन कंपोनेंट्स की वैल्यू वो कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरह अगर हमारे पास कोई और डाटा सेट है, हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक्स वैल्यू के कुछ और है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको इधर यहाँ पे एक्स को ट्रेन करेंगे, डॉट फिट करेंगे, उसके बाद हम जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और उस पे हम जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो लास्ट क्लास में मैंने वैसे आपके साथ टास्क शेयर किया था, उसकी भी अपडेट नहीं मिली, तो लेकिन ये टास्क आपने लाजमी करना है पीसीए का। कोई भी डाटा सेट लें जो अवेलेबल है गिटहब की रिपो पे, जेन8 की, उस पे ये अप्लाई करें और देखें कि वो कितने फीचर्स को रिड्यूस करता है, या कितने मिनिमम कंपोनेंट्स को बताता है कि इतने मिनिमम कंपोनेंट्स हो। जैसे हाउसिंग का मेरे ख्याल से डाटा सेट था, आप उसको ले सकते हैं, या डायबिटीज़ का भी डाटा सेट था गार्डन, वो भी हमने देखा था, उसको भी आप ले सकते हैं। तो फिर आपने कैलकुलेट करनी है और ये डी की वैल्यू मेरे साथ शेयर करनी है, या जिस तरह भी मतलब है कि कहने के लिंक्डइन पे मैं बताता हूँ, उधर आप बेशक शेयर करनी है, गिटहब पे फाइल रखते हैं, जिस तरह मैं अक्सर को सबमिट करा देते अपने रिजल्ट, तो उस तरह आपने ये करना है, डी की वैल्यू लाजमी बतानी है कि कितने फीचर्स आपके पास ओरिजिनली थे, और पीसीए के बाद अप्लाई करने के बाद उसने कितने मिनिमम फीचर्स आपको बताए हैं। और फिर उन फीचर्स को लेके आपने कोई ना कोई मॉडल ट्रेन करके प्रिडिक्शंस करनी है, और फिर उसकी एक्यूरेसी की वैल्यू वगैरह, या जो हमने बेसिक मैट्रिक्स करे हैं मॉडल के, वो उनके रिजल्ट्स कैलकुलेट करके वो भी शेयर करने हैं कि आया वाकई फीचर्स कम करने से भी मॉडल की परफॉर्मेंस में कोई ऐसा सच कमी तो नहीं आई।
ओके। और बाकी अभी जो आज हमने पढ़ा उसमें कोई चीज़ पूछनी हो या कोई सवाल? ओके, सही हो गया। गिटहब पे आपने डाले वहाँ पे चेक कर लेते हैं। बाकी आज के क्लास का भी कोई सवाल हो, देन हम क्लास यहाँ पे एंड करते हैं।